Hi friends, how are you? So today 29th सेशन जनवरी 31 इसको देख लेते हैं. पेज 1 पे था द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. उसमें था कि एग्जामिन्स बिल्स पास बाय द स्टेट्स दैट आर रेफरेंड सेंट्रल लॉस. बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ. आर्टिकल 213 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो गवर्नर है, अगर वो कोई ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको पता होगा. ऑर्डिनेंस नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब स्टेट की असेंबली बैठी है और वो बिल पास करती है तो वो एक्ट बन जाता है. और इन केस कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ये तो है नहीं कि 12 महीने बैठती है असेंबली. अगर असेंबली नहीं बैठी हुई तो गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर देती है. उसकी भी सेम पावर होती है एज एन एक्ट. जैसे बिल पास हुआ होता है वैसे ही होती है. बट वो जब असेंबली बैठती है तो उसको वो अप्रूव करना पड़ता है, नहीं तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है. बाकी इसकी पूरी डिटेलिंग जो है हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे जीएस प्रीलिम्स में. बट अभी इसका मोटा मोटी तौर पे जानने का क्या है ताकि आपको ब्रशअप हो जाए. आर्टिकल 213 ये कहता है कि कुछ स्टेट्स में भी कुछ बिल्स ऐसे होते हैं कि जो ऐसा लगता है कि सेंट्रल लॉ के खिलाफ है या इसकी प्रायर अप्रूवल ले ली जाए प्रेसिडेंट से, तो गवर्नर क्या करता है, उस बिल को स्टेट असेंबली में प्रेजेंट होने से पहले वो भेजता है प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए. प्रेसिडेंट की अप्रूवल आती है तभी वो बिल असेंबली में रखा जाता है पास होने के लिए. तो कुछ कहते हैं कि ऑर्डिनेंसेस भी ऐसे होते हैं कि जिनकी अगर प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी प्रेसिडेंट से. अगर वो ऐसा बिल सपोज करिए कि गवर्नर ऑर्डिनेंस ना लेके आए और ऐसा कोई बिल पेश हो और उसको लगे कि इसकी प्रेसिडेंट की अप्रूवल पहले ज़रूरी है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऑर्डिनेंस भी ज़रूर हों कि जिनकी अप्रूवल पहले प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी ज़रूरी हो. तो ऐसे ऑर्डिनेंसेस को भी पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाती है. तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि यूपी गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल है, उन्होंने क्या करा है, वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया. आपको पता ही है वो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन वाला. अब उसमें एक पीआई फाइल हो गई भैया. जब अगर ये बिल अगर लाया जाता ना असेंबली में, तो 100% गवर्नर जो है पहले इसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए भेजता. बट इन्होंने अभी ऑर्डिनेंस पास कर दिया और इसकी इन्होंने प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल नहीं ली. वो गलत है. तो उसके ऊपर बेसिकली क्या क्वेश्चन बनता है अपने प्रीलिम्स में कि ऑर्डिनेंस को भी पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की बिल्कुल चाहिए होती है. अगर वो बिल ऐसा होता जिसकी प्रायर अप्रूवल पहले प्रेसिडेंट को चाहिए होती, तो ऐसे ऑर्डिनेंस को भी चाहिए होती है, ठीक है. और जब ऐसे कोई आती है ना, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट उसको होम मिनिस्ट्री के पास भेज देता है. वो भी पूछ सकते हैं कि कौन से मिनिस्ट्री पर भेजते हैं. वो होम मिनिस्ट्री पर भेज देता है कि भाई इस पर ज़रा चर्चा वगैरह देखो, अपनी अपनी अलग मिनिस्ट्रीज में भेजो, या जो भी है तेरे को मैं भेज रहा हूँ अमित शाह को, तू देख भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, मेरी अप्रूवल मैं दे दूँ, एसेंट दे दूँ या नहीं दूँ. तो बेसिकली इसके अंदर ये पढ़ने वाला है कि ऑर्डिनेंस को भी एज अ बिल ट्रीट किया जाता है और वो भी पहले प्रायर अप्रूवल अगर बिल की ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट की, तो इसकी भी ज़रूरत होती है. बस इसमें पढ़ने वाली चीज़ ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज देता है प्रेसिडेंट कि भैया तू डिस्कस कर कि हमें मेरे को एसेंट देनी चाहिए नहीं चाहिए. कठपुतली बना रखा है बेसिकली प्रेसिडेंट को. उसके बाद पेज 7 पे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से देखिएगा. कई बार जैसे मेरे को लास्ट टाइम भी दिखाया था कि वो कोल के ऊपर आ गया था कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट. तो ये चीज़ें ना घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि देखिए चाइना स्टिल रिमेन्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया. मतलब जितने भी क्रिटिकल इंपोर्ट्स क्या होते हैं जिनके बिना हमारा गुजारा करना मुश्किल है. जैसे मोबाइल फ़ोन्स आज के टाइम में ऐसे हो गए. देखिए मैं इंटरनेट नहीं है तो मैं किसी और शहर में आके मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है. तो इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है. वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स हैं, दवाइयों के बिना नहीं जी सकते. तो कहते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जो लग रहे हैं, वो इतना, हम सिर्फ और सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट है. तो हम कहते हैं ना चाइना से हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. तो उसमें बताया उसने कि देखो कि जो मोबाइल फ़ोन के मेजर कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारा का सारा हम चाइना पे डिपेंडेंट है, ठीक है. उसमें देखिए क्या लिखा है कि ए मोबाइल फ़ोन रिक्वायर्स 85% कंटेंट कमिंग फ्रॉम वन कंट्री चाइना. और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, बेसिकली समझो आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी. चलो आप सब्जी आपको होगी आलू, मैं कहता हूँ आलू की सब्जी नहीं बना, टमाटर प्याज की सब्जी बना लो, टमाटर प्याज बनाओ, आप साग बना लो. मगर सबसे मेन ज़रूरी चीज़ क्या होगी, नमक. समझ में बात को, नमक मिर्च मसाला. मसाला ना भी डालोगे, कई लोग ब्लैंड फूड खाते हैं, बट नमक ज़रूर चाहिए. तो कहते हैं कि जो एक्टिव फार्म पेनिसिलिन के लिए, जो हमारी दवाई के लिए बनाने के लिए जो मेन जो उसके अंदर का नमक है ना, वो भी चाइना से आता है, ठीक है. मोबाइल के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो भी 85% चाइना से आते हैं. तो हम इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो वो कह रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रहे हैं हम लोग इसकी वजह से. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है, प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव मतलब अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो उसके ऊपर लिंक्ड आपको इंसेंटिव देगी सरकार. बेसिकली इसमें क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलता है. इसमें एफडीआईज को भी बुलाया जाता है कि फॉरेन कंपनीज़ को, जैसे भी एप्पल आपको पता होगा कि इंडिया में आ गई है. तो ऐसे क्या होता है कि जी हम आप हमारी कंट्री में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी प्रोडक्शन लाइए, हम आपको और इंसेंटिव्स देंगे, स्कीम्स देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे. इससे क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं इसको. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हो आप कंट्रीज के साथ कि आप आइए बस, मतलब ताकि हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं. ये इसके मेजर्स हम दे सकते हैं.
चाइना कहते हैं ओनली मेजर इकॉनमी है जिसको पेंडेमिक में, ये देखिए, अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन लास्ट ईयर। हम हमारे लिए बोल रहे हैं कि 2021 में हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, बट 2020 में तो हमने भी कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने देखी होगा जीडीपी की फिगर। एक सिर्फ चाइना, मेजर इकॉनमी की बात हो रही है, माइनर इकॉनमीज नहीं, मेजर इकॉनमी में सिर्फ चाइना है जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अवॉइड किया लास्ट ईयर। ये साले चीनी बड़े तेज है। अब याद रखिए, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में अब वी आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन चाइना। ये स्टेटमेंट आप लिख लिए, आप सोचेंगे कि लाइट है, बट क्या होता है जब आते हैं ना, घुमा फिरा के आते हैं कि जैसे कोल पे आएगा कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हम जितना कर रहे हैं आजकल, हम बिल्कुल इंपोर्ट को बैन कर दिया है। तो अगर आप भी सोचेंगे ना, तो सोचेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सैमसंग भी आ गई है, ये भी आ गई, वो भी आ गई है, अभी वो भी आ गई है, तो हो सकता है हम डिपेंड ना हों। तो याद रखिएगा, ये लिख लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स के आप पढ़ रहे होंगे कि अभी आर द कोवैक्सीन में हम, कोविशील्ड वगैरह में, मतलब कोरोना वैक्सीन में हम लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन के निकल रहे हैं। बट उसमें ये याद रखिएगा, तो आप सोचेंगे दिमाग में कि फार्मास्यूटिकल्स में हो सकता है हम इंडिपेंडेंट हो, हम रिलायंट ना हो, बट फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में हम वी आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन चाइना। क्योंकि कोल के लिए भी इसलिए आया था क्योंकि उस टाइम एक स्टेटमेंट आई थी और लोगों ने बहुत लाइटली लिया था उसको, कि कोल में जो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दी है अपनी, तो आदमी सोचता है यार इतनी बढ़ा दी है तो इसका मतलब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। नहीं, ऐसे ही आप देख रहे होंगे वैक्सीन को लेके हमेशा आता है, फार्मास्यूटिकल्स को लेके, कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ दवाइयों में, मगर दवाई के लिए जो मेन नमक है ना, उसके हम इम्पोर्ट में बेस्ड हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन जब आए तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएँ। आपको लास्ट टाइम का मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है। और चाइना स्टिल रिमेन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट, मतलब हम सब ज़्यादा इम्पोर्ट किससे करते हैं, चाइना से करते हैं। इम्पोर्ट लास्ट ईयर फेल डाउन, बट मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी था जैसे कि कम हुआ है, बट इतना कम नहीं हो गया कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, स्टील इम्पोर्ट्स पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि हमने साउथ कोरिया ने रिप्लेस कर लिया उसको। याद रखिएगा, हमारे साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो जो हम स्टील पहले जब चाइना से ले रहे थे, अब हम साउथ कोरिया से ले रहे हैं, क्योंकि हमें ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती उस पर, क्योंकि हमने आरसीईपी से भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ये सारी हम जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट जाके देख सकता है। और इंडिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना हाउएवर वॉज $20 बिलियन फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर में। फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने $20 बिलियन का उसको एक्सपोर्ट किया, नहीं तो इससे पहले हम बहुत कम करते हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है ये हिस्ट्री में, इसलिए मैंने आपको ये नहीं तो ज़रूरी नहीं था, बट मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है ये। उसके बाद देखिए, इंडिया प्लान्स टू इंट्रोड्यूस एक लॉ। बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हम एक लॉ लेके आए क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइंस या जो भी ऐसी डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, क्योंकि क्या था कि सेंट्रल बैंक ने इसमें 2018 में बेसिकली बैन लगा देता है इस पर, कि आप इस पर डीलिंग नहीं कर सकते। बैंक्स को भी मना कर देता कि आप, अगर आपका कोई भी जो आपके यहाँ अकाउंट्स खोल रखे हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, अगर वो डील करते हैं तो वो फॉर्ज है और आपको रोकना है इसको विद इन 3 मंथ्स। अप्रैल 2018 में इस पर बैन लगा दिया था, मगर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया था। ये याद रखिएगा, इस टाइम कोई पूछे बैन है, नहीं, ये बैन नहीं है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स को हैंडल करने का अलाउ कर दिया था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, और कई बार स्टेटमेंट आ जाती है कि इंडिया के पास ही सिर्फ इसके लिए लॉ नहीं है, बड़ी इकॉनमीज ने लॉ बना रखा है, या कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट आती हैं, बिलीव मी आती हैं। 16-17 साल से मैं एनालाइज करूँ पेपर्स को, आती हैं ऐसी स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, देखो कितना अच्छे लगे कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन looking into the ways to regulate cryptocurrency, but no major economy has taken the drastic step of placing a blanket ban in them. मतलब किसी भी बड़ी इकोनॉमी ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई भी लॉ नहीं बनाया है, ये याद रखिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा नोट्स लिख लीजिए। क्रिप्टो करेंसी, पहली बात तो जो आप हम लोगों के जेब में पैसे पड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फिएट करेंसी। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे बार याद नहीं रहे हो तो याद रखना, सबसे पहले गाड़ी ये आया करती थी फिएट एम्बेसडर, याद है आपको? तो आप अपने जेब से जो कैश पड़ा है उससे क्या लेते हो, फिएट लेके जा सकते हो। आपका कैश होगा तो फिएट लेने जा सकते हो ना, पहले कैश में लिया करते थे लोग, तो फिएट करेंसी बोलते हैं जो कैश पड़ा होता है। उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ से आती है? बाय द सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक से आती है, इसलिए उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। ऑल दो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसको भी उससे ही पेमेंट कर सकते हो आप फिएट करेंसी में, मगर उसकी सॉवरिन गारंटी और सोर्स ऑफ वैल्यू इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, अगर कभी ऑप्शन आती है तो दे लैक अ सॉवरिन गारंटी एंड देयर सोर्स ऑफ वैल्यू इज़ नॉट क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखिए। क्रिप्टो करेंसी, सॉवरिन गारंटी नो, वैल्यू, सोर्स ऑफ वैल्यू नो, क्लियर। ठीक है, और सीधी बात है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन मेथड और क्रिप्टो मेथड ऐसे लिखिए,
क्योंकि इसकी इतनी डेफिनेशन इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया टॉपिक तो है नहीं जो आपसे मेंस में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। बट आपको अपने प्रीलिम्स में के लिए क्वेश्चन क्लियर करना है तो याद रखिएगा क्रिप्टो करेंसीज जो है ना, ये कोड सिस्टम से चलती है बेसिकली। ठीक है, ब्लॉक्स आपने देखा होगा, अगर आप सपोज साइकिल की चेन ले लें और उसको गोल कर दें, मतलब उसको एक और दूसरा एंड ना रखें, उसको आपस में मिला दें, तो वो पूरा गोल बन जाएगा। उससे अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, आपको नहीं पता होगा, एंड पॉइंट कौन सा आपको नहीं पता होगा, किसी सर्कल का एंड पॉइंट नहीं पता होता ना, आपको पता नहीं होगा, और वो ब्लॉक से जुड़ी होगी आपस में। वैसे इसके अंदर कोड्स के ब्लॉक यूज़ होते हैं जो ब्लॉक चेन कह देते हैं इसलिए इसको। ठीक है, इट इज़ अ डिजिटल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर करेंसी सिक्योरिटी। ठीक है, यूज़ डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, ताकि आपको पता चलता रहे जो इसके यूज़र्स हैं कि कैसे पेमेंट करनी है, उसकी स्टोरेज कितनी है, कितनी आपने ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं, कहाँ आपकी मेन्यू स्टोर है, सब कुछ पता चल जाएगा उससे। और द मोस्ट कॉमन क्या है, कई बार पिछली बार एक बार क्वेश्चन आता है, टर्म्स देती थी बिटकॉइन, एथरम, रिपल, लिटकॉइन, ये क्या है, या क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी हैं, 4 ऑप्शन दी थी, ये चारों थी। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप जाके खुद सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैंने आपको डिटेल्स में इसलिए लिखा कि कई लोग होते हैं बड़े फंसी से होते हैं, उनको नोट्स बनाने होते हैं, तो इसको पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। इसके लिए क्या लिखना है आपने, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पब्लिक लेजर और क्रिप्टोग्राफी, ये सब लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपको थोड़ा याद रहती हैं ये 4-5 टर्म्स, क्योंकि अगर 4-5 पॉइंट, मैंने बहुत क्वेश्चन जिसमें देखे हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आपको एक टर्म पता है ना कि इसके साथ ये टर्म थी, तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेते हो। बट जिसने नहीं करा तो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल पेज पे म्यांमार को लिखा था, हमारे लिए म्यांमार को इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पहली बार नहीं हुआ है, ये तो सूकी के साथ हमेशा ही होता रहा है। उसके बाद कॉड अब्राहम कॉड JCPOA इंटरनेशनल पेज पे था US के रिगार्डिंग, तो ये हम सारा पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उस बाद साइंस का पेज देखिए, इसमें था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार हम देखते हैं ज्योग्राफी से बेसिक क्वेश्चंस जो आए हैं वो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होते ही होते हैं। अब देखिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जितने भी वर्ल्ड के अंदर हैं, एक्सेप्ट अटलांटिक, याद रखिएगा, एक्सेप्ट अटलांटिक हरिकेन्स, दे आर मूविंग क्लोजर टू लैंड। फर्स्ट पॉइंट ये लिखिए, दे आर मूविंग क्लोजर टू लैंड। ये 4-5 टॉपिक उसमें आ जाता है पॉइंट्स में, उसमें येस नो करके आपको पूछना होता है कि 1 2 3 ठीक है, 3 4 5 ठीक है, तो याद रखिएगा दे आर मूविंग क्लोजर टू लैंड। हो सकता है लिख दे दे आर मूविंग टू, दे आर इंचिंग टूवर्ड्स द सी, नहीं, दे आर मूविंग क्लोजर टू लैंड, एक अटलांटिक हरिकेन को छोड़ के। क्यों, क्या वजह अटलांटिक हरिकेन नहीं हो रहा है लेफ्ट साइड शिफ्ट या क्लोजर टू लैंड, क्योंकि बिकॉज उसके जो हरिकेन आता है ना, उसके जो आसपास कॉन्टिनेंट्स है ना बहुत नैरो है, मतलब उस पर इतनी जगह नहीं है कि वो इधर उधर शिफ्ट हो सके। क्योंकि अटलांटिक आपने देखा होगा कि नॉर्थ अमेरिका इधर लगा हुआ है, साउथ अमेरिका इधर लगा हुआ है, और इधर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है ना, तो उसके आसपास इतनी जगह नहीं है कि वो कहीं भी इधर उधर शिफ्ट हो सके। और सिंस 1982 ये कितना डिस्टेंस मूविंग वेस्टवर्ड हो चुका है, 30 किलोमीटर्स। पास्ट स्टडीज़ भी देख लीजिए इसकी क्या क्या होता है कि मोस्ट इंटेंस स्टॉर्म्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्टॉर्म्स इन जनरल आर गेटिंग बेटर, मतलब जो स्टॉर्म्स है ना ज़्यादा बेटर हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा बारिश लेके आ रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। एक क्या था, इसका बहुत बड़ी स्टडी आई थी कि शिफ्टिंग पोलवर्ड्स, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके थे, शिफ्टिंग पोलवर्ड्स, ऐसे ऑप्शंस आते हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे में लिखा ना शिफ्टिंग पोलवर्ड, ये क्वेश्चन ही आ गया था, मैं 2017-16 में पता नहीं कब आया था, डायरेक्ट आया था कि दे आर शिफ्टिंग पोलवर्ड्स। तो हमने सोचा यार साइक्लोन कैसे पोलवर्ड शिफ्ट हो सकता है, मतलब दिमाग में नहीं आई ये चीज़ें। तो ये दे आर शिफ्टिंग पोलवर्ड्स, ये पहले की स्टडी है। मूविंग स्लोअर एंड आर कीपिंग देयर पावर लॉन्गर आफ्टर हिटिंग लैंड, मतलब जैसे ही लैंड को हिट करते तो वो और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए, आपको नई स्टडी पुरानी स्टडी की लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये लिखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूविंग टूवर्ड्स लैंड एक्सेप्ट अटलांटिक, फिर लिखिए ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, ग्रोइंग बेटर, शिफ्टिंग पोलवर्ड्स, मूविंग गेटिंग मोर पावरफुल एंड लॉन्गर आफ्टर हिटिंग लैंड। ठीक है, और इट इज़ मिस्टीरियस दैट अनलाइक अदर एरियाज द अटलांटिक हरिकेन बेसिन डिड नॉट शो। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अटलांटिक हरिकेन जोन इज मोर क्लोजली सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दिया क्यों नहीं हो रहा है। और द बिजिएस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं कई बार कि इंडियन ओशन है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडफॉल्स और सबसे ज़्यादा जो वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है वो कौन सा है, वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक, इसको रट्टा मार लीजिए, वेस्टर्न पैसिफिक है, और दे आर मूविंग क्लोजर टू लैंड्स एंड दे आर मूविंग दे आर शिफ्टिंग वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड नहीं, वेस्टवर्ड, याद रखिए ये चीज़ें। और कहते हैं स्टॉर्म्स जनरली भी ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स चलती हैं आपको पता होगा ट्रॉपिक्स में, वो वेस्टवर्ड ही शिफ्ट करती हैं उसको। बट वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो ये लैंड की तरफ जा रहे हैं उसका हमें अभी तक इनको कंक्लूजन नहीं मिला कि हो क्यों रहा है ये।
बट ये याद रखिए जो मैंने बताया आपको कि बस जो हमने पॉइंट्स लिखने वाली बात ये है कि एक तो एटमॉस्फेरिक करंट जो है वो भी इसको वेस्ट साइड पुश करते हैं, जो हमारी ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स हैं वो भी वेस्ट साइड पुश करती हैं, बट वो कहते हैं इस वजह से नहीं हो रहा है ये, वो ठीक है वो करती हैं, बट जिस हिसाब से वो लैंड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वेस्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, उसका कारण अभी तक नहीं पता चला। तो जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं कि वेस्टवर्ड जा रहा है, पोलवर्ड जा रहा है, टूवर्ड्स लैंड जा रहा है, ये 5 ऐसे टॉपिक पिन 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 लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। और एक साइंस पेज पे था सुपरनोवा के बारे में। सुपरनोवा क्या होता है, बस ये जो तारे होता है वो फट जाए, ख़त्म हो जाए, कहते हैं टक हैं, तो वो उसको कहते हैं सुपरनोवा। मासिव एक्सप्लोजन जब होता है तारों में उसको सुपरनोवा कहा जाता है। स्टेट ये टर्म्स में याद रखना है। और न्यूट्रिनोस क्या होता है, ये बेसिकली याद रखिएगा, न्यूट्रिनो को कैसे कह सकते हैं, न्यूट्रल, मतलब जिसका जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है, तो न्यूट्रल है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसलिए इसको न्यूट्रिनो कहते हैं। और बहुत वो वीकली इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव होगा और आप नेगेटिव हुए तो करंट लगेगा, नेगेटिव वो पॉजिटिव लगेगा तो करंट लगेगा। वो न्यूट्रल है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी मैटर को, अगर वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो न्यूट्रिनोज हैं, जब सुपरनोवा से एनर्जी निकलती है तो उसको दूर दूर तक कौन लेके जाते हैं, न्यूट्रिनो, ये याद रखिएगा। सुपरनोवा आपको पता ही होगा वैसे तो क्या होता है। बेसिकली आप खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं वो फ्यूल है आपका, बेसिकली जो अंदर जाता है उसको आपको एनर्जी बनाता है और आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं। हर आदमी को फ्यूल चाहिए जो उसको फूड की तरह मिल रहा है। वैसे हर स्टार के अंदर ना न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो उसके कोर में होता है, मतलब अंदर। वो इसको क्या करता है, अंदर से एनर्जी देता रहता है, अंदर से एनर्जी देता रहता है, जो उससे हीट जनरेट होती है ना, तो वो उसको आउटवर्ड पुश कर रही होती है उसको। नहीं तो आपको पता होगा हर हर उसमें स्टार में ग्रेविटी होती है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि आप कहेंगे कि तारा टूट अपने अंदर ही क्यों नहीं समा जाता, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। बट वो क्यों नहीं समा पाता, क्योंकि उसके अंदर का जो फ्यूल है ना वो उसको इतनी हीट दे रहा होता है कि वो ताकि खड़ा रहे, दिक्कत ना आए, अपने आप में सिमट ना जाए। तो मगर जब उसका वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो आपस में सिमट जाता है। जैसे ही वो आपस में सिमटता है तो उसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा। ये बहुत ईजी सी टर्म थी, ठीक है। और कहते हैं जो सन से 8 टाइम्स बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, उसमें क्या होता है कि सुपरनोवा इज अकम्पनीड बाय अ कोलैप्सिंग ऑफ इनर मटेरियल ऑफ द डाइंग स्टार। उसको मतलब उसका कोर भी जो होता है ना, अंदर का भी जो कोर होता है, ऊपर से तो कोलैप्स करेगी, अंदर का कोर भी कोलैप्स कर जाता है, उसको टाइप 2 सुपरनोवा कहते हैं। और बाद में वो ब्लैक होल बन जाता है। ये देखिए साइंस की चीज़ है, ये आप मोटे मोटे तौर पे याद कीजिए, इसको डिटेलिंग में मत जाइए। जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको याद रखिए कि सुपरनोवा क्या मतलब क्या होता है। एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि स्टार का एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं। न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता। हमारे पास अगर मैटर के साथ मतलब अटकता भी है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इंटरेक्ट भी करता है तो। और स्टार्स खड़े कैसे रहते हैं, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो उसको उनका अंदर हीट रेडिएट करता रहता है ताकि वो खड़े रहें। जब वो फ्यूल ख़त्म होता है तो आपस में वो सिमट जाते हैं और वो कोलैप्स हो जाते हैं। जब बहुत बड़ा स्टार होता है उसका और कोर भी कोलैप्स कर जाए, कोर हिस्सा, कोर मतलब रीढ़ की हड्डी समझ लो आप, वो भी कोलैप्स कर जाता है तो वो सुपरनोवा बन जाता है बस। और इसमें दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रिनो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मुओ और इलेक्ट्रॉन और ताऊ। ये याद करना चाहो कर लो। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कई बार ना अजीब अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं। मुझे पता है ये टर्म्स याद करना बड़ा मुश्किल होता है, बट कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से भी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स साइंस होती है, तो मैं नहीं चाहता कि उनके लिए थोड़ा लैग कर पाएँ वो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये 3 टाइप के न्यूट्रिनो होते हैं। और जब वो एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज करता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन बेसिकली मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो न्यूट्रिनो 3 तरह के होते हैं। जब एक से दूसरी जगह वो जंप मारते हैं ना, फिर दूसरी से तीसरी जगह, उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। तो ये याद करने वाली चीज़ थी। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले भी थोड़ा अगर याद करना चाहें कर सकते हैं, साइंस वाले तो कर ही लेंगे, ये उनको तो बड़ा इजी रहती हैं टर्म्स। बट आपको जो 3 बातें पता होनी चाहिए थी वो मैंने बता दी, ठीक है। जो बहुत बड़ा होगा, जिसका कोर भी कोलैप्स हो जाएगा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, होप यू हैव अ गुड डे। और अब 3rd लेक्चर भी साथ साथ आ ही रहा है, सो स्टे ट्यून्ड। अब इसको देखते ही तीसरा भी देख लेना, फिर तीसरे को देखते ही चौथा भी देख लेना, ताकि आपका अपना पूरा अभी तक का कंप्लीट हो जाए। मैं जल्दी से बना के, क्योंकि मुझे भी अपने निकलना है वापस, तो मैं जल्दी बना के भी डालता हूँ।